बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पिता थे। पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो सही उत्तर है ए ऑप्शन, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। व्याख्या देखते हैं। आलम खां लोदी इब्राहिम खां लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कट संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया? उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खां, हसन खां। सही उत्तर है दौलत खां। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे फारसी, अफगान, चगताई तुर्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है चगताई तुर्क। चौथा, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया? सही उत्तर है सैबानी खां। सैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? अकबर, शाहजहां, बाबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बाबर। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा, बी हेमू और मुगल, सी हुमायूं और सेन खान, डी बाबर और इब्राहिम लोदी। सही आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इब्राहिम लोदी ऐसा पहला सुल्तान था जो कि रणक्षेत्र में मारा गया था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो सही उत्तर है उसकी सैन्य कुशलता। सेम क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? तो उसका कुशल सेना नायक। निम्नलिखित में से किस युद्ध पे एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। सही उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध। दिए गए विकल्पों के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। यह लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था, परंतु बाबर ने
1519 ईस्वी में बाजा और पाकिस्तान की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया है। बाबर ने भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया गया है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? तो सिंपल सा आंसर है इब्राहिम लोदी। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1526 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 सही है। खानवा का युद्ध 1527 ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। तो घाघरा का युद्ध 1529 सही है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन है 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इसमें सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो सही आंसर है 2, 4, 3 और 1। 2, 4, 3 और 1 बी ऑप्शन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप पहला, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा, इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तीसरा, इस क्षेत्र में तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। इसका सही आंसर है बी, केवल 3। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग बाबर के आक्रमण से पूर्व हो चुका था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खां का वंशज जो कि मंगोल था तथा पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभुसत्ता के दैवीय अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद एवं संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किया। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी जो रोड़ी की बनी हुई थी और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया गया। शेरशाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों के निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइल्सों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण शेरशाह द्वारा 1542 ईस्वी में किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण पहला, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुम्बद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका सही आंसर होगा 3 और 4 सी ऑप्शन। इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ भी चुके हैं। निम्नलिखित युद्धों में किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? पानीपत, खानवा तथा चंदेरी। तो इसमें खानवा और चंदेरी दोनों युद्धों में किया था, लेकिन पहले उसने खानवा में किया। तो सही आंसर होगा बी। राणा सागा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? खानवा के युद्ध में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह थे राणा सांगा। सही ऑप्शन है डी। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? राणा सांगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर
नाम रखा। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष 4 माह की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को पादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, तो इसका सही आंसर है काबुल में। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं काबुल में ही 1507-8 ईस्वी में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा को त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। इसके क्षेत्र में प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो इसका आंसर होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी कि संसार उसका है, जो परिश्रम करता है किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, तो सही उत्तर है मेवाड़। बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों, एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ का उल्लेख किया है। जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर उसकी ओर निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था, सही है, लेकिन मुगल दरबार की राजभाषा तुर्की न होकर फारसी थी। तो इसका ए ऑप्शन सही है तथा आर गलत है। तो इसका विकल्प होगा सी। बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को तुर्की भाषा में लिखित तुझ के बाबरी में संकलित किया था, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। तो इसका सही उत्तर सी होगा। तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तुर्की। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। कामरान, उस्मान, अस्करी, हिंदाल। तो इसका उत्तर है उस्मान। कामरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ। उसकी मां माहम बेगम सिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम है: चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। बी ऑप्शन देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सी ऑप्शन सरहिंद, देवरा,
चौसा कन्नौज, डी ऑप्शन देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। इसका सही आंसर है डी, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। राव जयसिंह रोचंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया? सही उत्तर है बी, कामरान को। मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। सत्ता में आने के बाद हुमायूं उत्तर भारत में सुदृढ़ मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए राजपूत राज्यों को नियंत्रित करना चाहा। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपने भाई कामरान मिर्जा को बीकानेर के स्वतंत्र शासक राव जयसिंह या राव जय सिंह के विरुद्ध 1530 ईस्वी के दशक में भेजा। बीठू सुजा के ग्रंथ राव जयसिंह रोचंद के अनुसार कामरान और राव जयसिंह के मध्य हुए युद्ध में राव जयसिंह ने कामरान को पराजित किया था। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, शेर खान। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए, साथ ही वह 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? हुमायूं, सुल्तान मोहम्मद नुहानी, शेर शाह एवं हुमायूं, शेर शाह एवं मिर्जा कामरान, मोहम्मद शाह एवं हुमायूं। सही उत्तर है बी, शेर शाह एवं हुमायूं। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ा था। फरीद जोग की बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर है जौनपुर। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो इसका उत्तर है शेर शाह। निम्नलिखित किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? सही उत्तर है शेर शाह सूरी। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी सुधार प्रणाली में सुधार। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं। इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। देख सकते हैं राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो इसका उत्तर होगा हुमायूं। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण प्रथम बार कब किया था? तो इसका उत्तर है ए, 1532 ईस्वी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने लगभग 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दौराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो इसमें दौराह का युद्ध 1500, जिसे दोहरिया का युद्ध भी कहते हैं, 1532 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में,
चौसा का युद्ध 1539 तथा सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले ए 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो इसका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पद के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो सही आंसर है बी, हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1565 से 72 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास था। यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। चांदी का सिक्का शुरू किया था। सही आंसर है शेरशाह। शेरशाह ने चांदी के सिक्के रुपया का तौल 178 ग्रेन, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी था। इस पर प्रायः अरबी भाषा एवं देवनागरी लिपि में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे और दाम और चांदी के रुपया में तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो सही आंसर है डी, 64:1। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? शेरशाह, बी आंसर। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो इसका उत्तर है ए, केवल 1। शेरशाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी का मध्ययुगीन भारत के शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। प्रशासन के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए सुधारों के कारण उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। अतः कथन एक सत्य है। एक शासक के रूप में शेरशाह के गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय थे। इस युद्ध के मैदान पर उसे कुछ युद्धों में सफलता प्राप्त हुई तथा कुछ युद्धों में असफलता का भी सामना करना पड़ा। उदाहरण हेतु हुमायूं ने दौरा या देवरा नामक स्थान पर अफगानों को पराजित किया, जिसमें शेरशाह भी शामिल था। इसी तरह शेरशाह द्वारा मारवाड़ पर विजय विश्वासघात का प्रतिफल था, जबकि प्रशासक के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उदाहरण हेतु उसके द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के तहत राजकोष में वृद्धि हुई। सैन्य सुधार के तहत उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत में स्थापित घोड़ों को दागने की प्रथा को कड़ाई से लागू किया। इसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। इसी प्रकार शेरशाह की न्याय व्यवस्था भी मध्ययुगीन भारत में अप्रतिम स्थान रखती है। अतः कथन 2 त्रुटिपूर्ण है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। कलिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को उसका कलिंजर में ही देहांत हो गया। कलिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राजा के विरुद्ध था? तो ये हो जाएगा कलिंजर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो सही उत्तर है शेरशाह। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है मारवाड़।
डी ऑप्शन। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा मारवाड़ के से संबंधित थे। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। शेरशाह को दफनाया गया सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो दिल्ली की किला-ए-कोहना मस्जिद। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन में निर्माण कला के इतिहास में क्रांति का युग है। किला-ए-कोहना मस्जिद दिल्ली जो 1541 ईस्वी में निर्मित हुई थी को उसके उज्जवल वास्तु कलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? तो सही उत्तर है शेरशाह। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कोहना का निर्माण किसने कराया? शेरशाह। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया? शेरशाह। निम्नलिखित में से किन इमारतों का निर्माण शेरशाह द्वारा करवाया गया? सासाराम का मकबरा, किला-ए-कोहना मस्जिद, सिकंदरा का मकबरा, जामा मस्जिद। सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए ऑप्शन। सासाराम का मकबरा, जिसे शेरशाह सूरी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान बिहार राज्य के रोहतास जिले में अवस्थित है। अष्टकोणीय आधार योजना पर निर्मित इस मकबरे का निर्माण कार्य शेरशाह के शासनकाल 1540-45 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तथा उसके बेटे इस्लाम शाह के समय में 16 अगस्त 1545 को इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। दिल्ली के पुराना किला परिसर स्थित किला-ए-कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा 1541 में करवाया गया था। सिकंदरा आगरा उत्तर प्रदेश स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर के समय में प्रारंभ हुआ था, जबकि इसका निर्माण कार्य जहांगीर के शासनकाल 1612 में पूर्ण हुआ था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था, अतः सासाराम का मकबरा और किला-ए-कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? सही उत्तर है सी, शेरशाह। निम्नलिखित में से किसे पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क-ए-आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? सिंपल सा आंसर शेरशाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी था शुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह आदिल। तो सही उत्तर है बी ऑप्शन, इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह जलाल खां था। यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। उसने शेरशाह के समय की शासन व्यवस्था को स्थापित किया। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेरशाह, इस्लाम शाह। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो सही आंसर है ई, इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। तो इसमें एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? काबुल, लाहौर, सरहिंद, कालानौर। तो इसका उत्तर है डी, कालानौर। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी
1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम थी। बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल एक। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर भी नियुक्त किया था तथा उसे खाना की उपाधि से विभूषित किया। इस प्रकार कथन एक सत्य है जबकि कथन दो असत्य। हल्दी घाटी के युद्ध में के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1756, 1576, 1756 ईसा पूर्व, 1576 उस पर पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह। सही आंसर है हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो सही आंसर है बी ऑप्शन, हकीम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कालावधि विशेष अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी नगर की स्थिति को दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? 1557 में अकबर, गोलकुंडा ए हो जाएगा, बी लाहौर। 1557 में अकबर, ए खानदेश, बी मुल्तान। 1605 में अकबर, ए गोंडवाना, बी मुल्तान। 1605 में अकबर, ए गोंडवाना, बी लाहौर। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। उपर्युक्त मानचित्र 1605 में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। इसमें ए संकेत से गोंडवाना राज्य चिन्हित है जो कि अकबर के राज से बाहर था और बी से लाहौर चिन्हित है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह थे बी आंसर, कछवाहा। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल, जो कि भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखा बाई, लोक प्रचलित नाम जोधा बाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय उस सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। निम्नलिखित में से किस परिवार से सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए? कछवाहा, सी ऑप्शन। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद गंज ए सकर। तो सही आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती।
अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सीकरी भी जाया करता था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो सही आंसर है अधम खां। महामंगा के पुत्र अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतग खां की हत्या कर दी थी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेवाड़। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। 14. किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो सही आंसर है मारवाड़ के राव चंद्रसेन, बी ऑप्शन। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भद्राजुण में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवान जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। इसके उपरांत राव चंद्रसेन ने सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों पर चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की ही भांति उसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया, लेकिन समर्पण नहीं किया। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये हो जाएगा मंडला। 1564 में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खां को गढ़कटंगा गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा। वहां के राजा वीर नारायण के अल्पवयस्क होने के दौरान उसकी मां दुर्गावती ने संरक्षिका के रूप में कार्य किया। उसने वीरतापूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला, वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बीच हुए युद्ध में वह पराजित हुई। दुर्गावती मंडला की रानी थी। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? शाहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहजादा मुराद, शाहजादा दानियाल। तो सही आंसर है ए, शाहजादा सलीम। जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद प्रयागराज में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी, अतः अबुल फजल की मृत्यु में शाहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। निम्न तथ्यों में से कौन सा ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक नीति। तो जो इसे सम्राट सिद्ध करने में, राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है, तो इसका पहला ही ऑप्शन होगा, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी डी। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर। सही आंसर है अकबर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो है अकबर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कर रानी की विजय। इसका सही आंसर डी है 3142। इसको देखते हैं। अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह 1562 ईस्वी, तुकारोई का युद्ध 1575 ईस्वी, मालवा पर मुगल का आक्रमण 1561 ईस्वी, उड़ीसा पर कर रानी की विजय 1568 ईस्वी। इस अनुसार इसका विकल्प हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो?
सही आंसर है अकबर। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो इसके दोनों सही हैं, सी आंसर। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो इसमें उसकी धार्मिक कट्टरता तो नहीं थी, तो 1, 2 और 3 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था दीवान मीर बख्शी, मीर चमन बख्शी। सही आंसर है मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आईने दसाला। सही आंसर है मनसबदारी। साम्राज्य के विस्तार एवं शांति सुव्यवस्था के लिए संगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573-74 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सकें अथवा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सकें। इसके पश्चात 1574-75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक श्रद्धाओं के स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा डी, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था असफ खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल। सही आंसर है सी, मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल में दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के पास रहा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती था। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो इसका आंसर है सी, मंगोलिया। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफ़ी हद तक नवीन थी, तथापि वह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। घोड़ों की यात्रा को आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन और कारण दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह, अकबर। तो सही आंसर है अकबर। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो है इसका सही आंसर है भू राजस्व व्यवस्था। राजा टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580
में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल दीवान वित्त मंत्री था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनसे प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इनमें से किस कर व्यवस्था का बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, दहसाला। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल संबंधित थे कानून से, मालगुजारी सुधारों से, साहित्य से, संगीत से। तो इसका आंसर है बी, मालगुजारी सुधारों से। मुगल सम्राट अकबर ने संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तानसेन पर कथन एक है, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो कथन एक गलत है। तानसेन की उपाधि अकबर द्वारा नहीं दी गई थी। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन से न होकर सलीम का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे, सही है। राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति नहीं थे। तो इसका केवल सी आंसर सही होगा। केवल 3। तानसेन का मूल नाम रामतन पांडे था। उन्हें तानसेन उपाधि ग्वालियर के रीवा के राजा ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। राजा मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह सलीम यानी जहांगीर से हुआ था, ना कि अकबर से। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। राजा टोडरमल दीवान वित्त मंत्री थे, ना कि सेनापति। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर की कड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टोडरमल। इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल को भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त है। अकबर के द्वारा ही आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल ही थे। ख्वाजा शाह मंसूर तथा मुजफ्फर खां तुर्बती ने से भी इसमें मदद मिली थी। अतएव इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो सही आंसर है टोडरमल। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया था? 1582 ईस्वी। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो अकबर हो जाएगा इसका आंसर। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अकबर। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, निजामुद्दीन। इनमें से कोई नहीं। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक विचार पद्धति जिसके नियम सर्वधर्म समभाव पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान मजाहिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। तो इसका आंसर होगा मोहसिन फानी। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने के निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया।
अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामलों से सर्वोच्च बना दिया। महजर को स्मिथ और वुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र इनफैलिबिलिटी डिग्री कहा है। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। स्मिथ महोदय ने कहा था कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के लिए इस्तेमाल मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्माधिक कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो इसका हो जाएगा सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? बुलंद दरवाजा, तुर्की सुल्ताना का महल, जामा मस्जिद, शाहजादी अंबर का महल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जामा मस्जिद। मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 ईस्वी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल हैं। यहाँ स्थित जामा मस्जिद को शान फतेहपुर या शान सीकरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल। तो इसका आंसर डी। अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ करवाया था। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल की शैलियों से निर्मित कई इमारतें शामिल थी। इसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम महल जो कि स्वर्ण महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल की कोठी आदि प्रमुख है। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। सही आंसर है हुमायूं का मकबरा। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक ग्रंथ परिवर्तित किया। अकबर की सुलह कुल नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम, शांत तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? इसका सही आंसर है अकबर। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु या काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। तो ये इसका सही आंसर है। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। यह निर्माण नहीं, जहांगीर के जन्म की खुशी में नहीं बनवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1568 से 69 में आरंभ करवाया था तथा बाद में गुजरात विजय 1572-73 के पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा।
एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया है। तो निकटतम उत्तर इसका सी ही होगा, ए सही आर गलत। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? सिंध, मुल्तान, उड़ीसा, गुजरात। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। प्रश्नगत विकल्पों में मुगल बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा तथा फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसका ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। सही आंसर अकबर। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? तो फतेहपुर सीकरी, डी ऑप्शन। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई महल, बुलंद दरवाजा। सही आंसर है ए पंचमहल। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। ऊपर की ओर छोटे होने वाली 5 मंजिलों वाला यह आयताकार भवन नालंदा में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित है। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, अनुत्तरित प्रश्न। तो सही आंसर होगा पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था? मोती महल, पंचमहल, रंग महल, हीरा महल। तो पंचमहल, बी ऑप्शन। जहांगीर महल स्थित है? दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा, लाहौर। सही आंसर है आगरा। आगरा का किला हिंद इस्लामी शैली का उदाहरण है। यह अकबर द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। अबुल फजल के अनुसार किले के अंदर अकबर ने लाल बलुआ पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। जहांगीर महल आगरा के किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की शैली की ओर झुकी हुई है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मान सिंह के महल से ली गई है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम से बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई है। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने करवाया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बाबर, लाहौर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो एक तरफ है लाहौर, आगरा, काबुल, सिकंदरा। तो बाबर का मकबरा है लाहौर में, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर नहीं, बाबर का मकबरा काबुल में है, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा। सही आंसर हो जाएगा इसका सी 3 4 1 2। फिर से मिलान करना है। बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी।
अकबर ने अपने राज का फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में नकीब खां बदायूनी, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? सही आंसर है ए अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है बी रज़्मनामा। 16वीं शताब्दी में महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रज़्मनामा। रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? इसका सही आंसर है बी अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? मुल्ला शेरी, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो सही आंसर है अब्दुल कादिर बदायूनी। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? मोहम्मद हुसैन, ए ऑप्शन। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिनकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी जिन हरविजय सूरी। हरविजय सूरी ही वह जैन साधु था जो जैन साधु थे, इसलिए उनके सामने जिन लगता है, तो जिन हरविजय सूरी हुए। हरविजय सूरी ही वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1582 ईस्वी में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा आहूत किया था। इनसे प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया था एवं पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी। मुगल दरबार के एक अन्य जैन विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई? तो है हरविजय सूरी। वह जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभ सूरी, हरविजय सूरी, पुष्पदंत यशोभद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा हरविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था अबू हसन, दसवंत, किशनदास, उस्ताद मंसूर। सही उत्तर है बी दसवंत। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में दिए हैं। दसवंत बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश। दसवंत के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। ध्यातव्य है कि दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 का शासन था। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो सही आंसर है अकबर। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो, रस खान, अबुल फजल। सही आंसर है अबुल फजल। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रोज, जॉन हॉकिंस, पीटर मुंडी। तो अकबर के दरबार में आया था रॉल्फ फिंच।
रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया तथा 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। जजिया की समाप्ति। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई थी। इबादत खाना का निर्माण। इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में। महजर पर हस्ताक्षर 1579 तथा दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई थी। तो इसका सही क्रम 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन। गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 ईस्वी में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है? यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला था। इस मिशन में एंटोनियो मांसरेट शामिल थे। तो इसमें तीनों सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 ईस्वी में पादरियों का एक दल अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए भेजा। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। इससे पूर्व पहला मिशन फतेहपुर सीकरी में 1580 में, दूसरा मिशन लाहौर 1591 में आ चुका था। तीसरा मिशन भी अकबर से लाहौर में मिला। इस मिशन का नेतृत्व मिशनरी संत फ्रांसिस जेवियर के भतीजे जेरोम जेवियर ने किया था। इस मिशन का एक सदस्य एंटोनियो मांसरेट भी था, जिसे अकबर ने अपने पुत्र मुराद के लिए ट्यूटर के रूप में रखा था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1576 ईस्वी।